नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, आप सबको पता है कि संडे को हम लोगों का टेस्ट है एक्सरसाइज 16 का, यानी पर्यावरणीय मुद्दे का। मैं इससे पूर्व आप लोगों के लिए 11 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें कि हम लोग 16वां अध्याय यानी इन्वायरमेंटल इशूज का पूरा थ्योरी अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आपको पता है कि हम लोग जो मटेरियल्स में बच्चों को देते हैं, क्लास में जो मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, उसी का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन यूट्यूब पे लेकर के आते हैं। और इस अध्याय में लगभग हम आपको 75 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं, जिसको कि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी 2 पार्ट में इसको हम लोग डील करेंगे। चूँकि एक क्लास में लगभग 1 घंटे का जब हम ऑब्जेक्टिव आपसे डिस्कशन करेंगे तो उसमें लगभग 40 या 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही हो पाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आंसर कहना नहीं होता है, बल्कि वो आंसर किस कारण से हुआ है उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा कि आज हम थोड़ा सा चेंज हैं, तो चेंज होने का वजह है कि लगातार सुबह से 6 ऑफलाइन क्लास हमने लिया, फिर 11th का ऑनलाइन क्लास हो जाता है, और फिर जा कर के अभी हम आपको 12th का ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो आपका जो क्लास है वो अतिरिक्त है, और थोड़ा सा आँख मेरा फुला भी हुआ होगा, तो विशेष कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे होते रहता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आपके 12th बायोलॉजी का जो पहला ऑब्जेक्टिव है, किसका, इन्वायरमेंटल इशूज का, पर्यावरणीय मुद्दे का, उस पर हम लोग चलते हैं और एक एक प्रश्नों को डिटेल से हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग आपसे जानकारियां शेयर करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल हमारा है कि सर्वाधिक हानिकारक पर्यावरणीय प्रदूषक कौन से हैं, यानी हमारे आसपास में जितने भी प्रदूषक हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करता है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा हानिकारक मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो प्रदूषक है बच्चों, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम होता है अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। अजैव निम्नीकरण प्रदूषक का मतलब क्या होता है कि आप सबको पता होगा कि हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रदूषक फैलाते हैं जो कि लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में बना रहता है, और इसका दुष्परिणाम वर्षों वर्षों तक हमारी प्रकृति में ज्यों का त्यों बना रहता है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे हानिकारक प्रदूषकों में से एक है। आप सबको पता है कि प्रदूषक को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक अजैव निम्नीकरण होता है और एक जैव निम्नीकरण होता है। जैव निम्नीकरण प्रदूषक क्या होता है कि कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि आपने अपने घरों में फलों का छिलका रखा, या फिर मलमूत्र हुआ, या फिर जीवों के मृत शरीर हो गए, ये सभी क्या हो गया, जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। कुछ ही दिनों के बाद, महीनों या वर्षों में ये क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, और ये फिर हमारे वातावरण में मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रदूषक होते हैं जिसको जो हमारी प्रकृति में लंबे लंबे समय तक बना रह जाता है। जैसे कि मान लिए कि आप बाथरूम में शैम्पू लगा करके, प्लास्टिक होता है ना, शैम्पू जो पैक आता है प्लास्टिक में, उसको आप छोड़ देते हैं, तो वो क्या है, एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। इसका जो प्रभाव है ये हमारे वातावरण में लंबे समय तक रह सकता है। जैसे आप सब्जी खरीद कर लाते हैं, प्लास्टिक लाते हैं, और उस प्लास्टिक को क्या करते हैं कि आप सब्जी बना लेते हैं और प्लास्टिक को कचरा में फेंक देते हैं। तो वो जो प्लास्टिक है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद जो उसका केन बचता है उसको रोड पर फेंक देते हैं। तो ये या प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, या फिर जितने भी इस प्रकार के प्रदूषक हैं जो कि हमारे प्रकृति में वर्षों वर्षों तक उसका विघटन नहीं हो पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। और ये क्या है, दुनिया का सबसे हानिकारक प्रदूषकों में से एक है। यानी कि हमारा एक का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग सीख चुके हैं। चलिए दूसरे ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक हैं,
क्योंकि इससे क्या होता है, इससे होता क्या है कि ये हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि किसी भी चीज़ को आप जलाने से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना हानिकारक क्यों है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक हानिकारक इसलिए है क्योंकि यह हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की क्रिया को कम कर देती है। याद रखिएगा, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की क्रिया को क्या कर देती है? कम कर देती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति काफ़ी देर तक धुआं में है, तो उसके शरीर में जो हीमोग्लोबिन की क्रियाएं हो रही है वो क्रियाएं धीमी पड़ जाएगी। और जब हीमोग्लोबिन की क्रिया धीमी होगी तो इससे हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड बनने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित होती है, जिसके कारण लोगों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण है। किस कारण से? तो क्योंकि अगर इसको हमारे बॉडी के अंदर में ले जाया जाए या कार्बन मोनोऑक्साइड किसी कारण बस हमारे बॉडी के अंदर आ जाए तो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की क्रिया को ये प्रभावित कर देता है, जिसके कारण हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे प्रभावित होता है और इससे हम लोगों को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचती है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपके ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पीपीटी बनाया जाता है उसमें ऑप्शन को और फेर कर दिया जाता है। तो आप इसको देख करके टिक मत मारिए, आप याद करके समझ करके जो है ना उसका आंसर याद कीजिए। ऐसा जैसे कि आप मटेरियल में बात करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है, हीमोग्लोबिन की क्रिया को प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया गया है, तो उससे आपको प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है और उसका क्या आंसर आ रहा है उसको भी अच्छी तरह से आपको समझना है। तो चलिए हमारा ये दूसरा सवाल भी होता है कंप्लीट। देखिए तीसरा सवाल है कि अम्लीय वर्षा के क्या कारण। आप सबको पता है कि अम्लीय वर्षा क्या होता है। आप सबको पता है कि हमारे जलाशय में जब सूर्य की तीव्र रोशनी पड़ती है, चाहे नदी हो, तालाब हो, समुद्र हो, इसमें जब सूर्य की तीव्र रोशनी पड़ती है तो जलाशय का पानी वाष्प बन करके ऊपर उठ जाता है। और यह उठा हुआ पानी आपको पता ही होगा कि 5 से 8 किलोमीटर जब हमारे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाता है तो गैस के रूप में, और वहाँ पर क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाने की वजह से ये फ्लोटिंग करने लगता है, तैरने लगता है, जो कि पाया जाता है H2O के रूप में। याद रखिएगा, पाया जाता है H2O यानी जल का ये सूत्र है। लेकिन जब यही शुद्ध बादल H2O वाला बादल किसी इंडस्ट्रियल एरिया से होकर के गुजरता है, जहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, जब इस एरिया से होकर के ये गुजरता है तो वहाँ पर पाए जाने वाले NO2 और SO2, याद रखिएगा NO2 और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों मिल करके ये जो शुद्ध बादल था जिसको कि हम लोग H2O के रूप में देखते थे, इसको बदल देता है H2SO4 में, बदल देता है H2SO4 में, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देता है। और इसी सल्फ्यूरिक एसिड वाला बारिश अगर किसी क्षेत्र में बरस गया तो उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा के कारण क्या है कि शुद्ध बादल में किसका मिलना, NO2 और SO2 का मिलना। जब शुद्ध बादल में NO2 और SO2 मिल जाते हैं तो ये बादल बन जाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। और इस प्रकार की बारिश अगर कहीं होती है तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अम्लीय वर्षा के क्या कारण है। तो अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण होते हैं NO2 तथा SO2, NO2 और SO2। चलिए संडे को आप लोग का टेस्ट है बालक। ऑफलाइन क्लास में जब भी हम आपको कोई अच्छा बात सुनाते हैं तो आप लोग अपना अपना प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। तो बस इतने कहेंगे कि अभी से जो आदत आप डाल के रखेंगे तो यही आदत आपको टॉपर्स भी बना सकता है। और अभी से ही अगर आपको लगेगा कि नहीं कल कर लेंगे, आप क्या 10वां में जब थे आपको पता होगा तो आप सोच रहे होंगे कि अच्छा अभी तो हम शुरुए किए हैं, फिर धीरे धीरे 10वां खराब किए, 10वां में जब खराब रिजल्ट आ गया तो पूरा प्लान किए होंगे कि नहीं अब इंटर में अच्छा से करेंगे, और फिर 11th में नाम लिखाने के बाद आप सोच रहे
अभी तो 11th चल रहा है, अभी क्या पढ़ेंगे, 12th में जाएंगे तो पढ़ना शुरू कर दें। 12th भी शुरू हो गया, 6 महीने 12th का क्लास भी हो गया। अभी भी आप सोच रहे हैं अच्छा अभी तो एग्ज़ाम नहीं है, अभी 6 महीना बचा हुआ है, थोड़ा सा जब क्रैश कोर्स आएगा तो पूरा मेहनत करना शुरू कर देंगे, अभी थोड़ा सा फांकी भी मार लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और यही सोच धीरे धीरे आपको इंटर भी डुबा देगा, जैसे आप मैट्रिक में डूब कर का है। अगर जो व्यक्ति मैट्रिक में टॉप हुए हैं तो फिर वो अपनी मेहनत को उसी तरह से बरकरार रखिए। और कोचिंग में आप जितना मार्क्स लाते हैं, ऑफलाइन क्लास का जो टेस्ट होता है उसमें आप जितना मार्क्स लाते हैं, समझिए वही आपको सबसे ज़्यादा टॉपर्स बनाने में आपको सफलता देगी। तो इसीलिए याद रखिए कि फांकी मारने से बचिए और जितना हो सके आप लोग एक्टिव रहिए और टेस्ट देने में अपनी भूमिका को निभाते रहिए। चलिए अगला सवाल है हमारा कि मानव साधारणतः कितने ध्वनि को सहन कर सकता है। जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप हमें मोबाइल में सुन रहे हैं, तो हमारी जो वॉइस है जो आप तक पहुँच रही है, आप एक जो बोलचाल की साधारण भाषा होती है उसमें कितने डेसिबल की हो सकती है। तो याद रखिए एक जो व्यक्ति आसानी से शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी हिचक के बिना किसी अरुचि के अगर किसी ध्वनि को सुनता है तो वो ध्वनि होता है 20 से 30 डेसिबल। याद रखिएगा 20 से 30 डेसिबल। यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं कि हमारा कान जो है वो 0 से लेकर 120 डेसिबल तक की वॉल्यूम को सुन सकता है। इतना तक, जैसे मान लो कि अभी हम मोबाइल में आपको सुन रहे हैं तो 20 से 30 डेसिबल आपके पास वॉइस जा रहा होगा। अब कोई स्पीकर बजा लिया तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, डीजे बजा लिया तो 120 के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन अगर 120 से डेसिबल से ज़्यादा के वॉइस को अगर आप सुनते हैं तो फिर ये वॉइस आपके लिए हानिकारक है। इससे आपके कान के चदरे भी फट सकते हैं या फिर कान में दर्द हो सकता है या फिर आपको विभिन्न प्रकार की जो मानसिक अशांति है इस ध्वनि के वजह से उत्पन्न हो सकता है। यानी अब ये अगर 120 डेसिबल से ध्वनि बढ़ा और उसको अगर आप लगातार सुन रहे हैं तो ये आप में क्लेश उत्पन्न कर सकता है। तो याद रखिएगा कि एक साधारणतः जो ध्वनि की तीव्रता होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 से 30 डेसिबल। WHO के द्वारा भी इस ध्वनि को मान्यता दी गई है कि साधारणतः ध्वनि कितनी होनी चाहिए 20 से 30 डेसिबल। तो चलिए हमारा 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन पर मत जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको क्या करना है उसका सही आंसर ज्ञात करना है। अब बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट्स में करते हैं सर चारों ऑप्शन को डिस्कशन कराया कीजिए, उससे और कन्फ्यूजन बढ़ेगा। समझे, वो जनरल क्वेश्चन में है कि चारों ऑप्शन को कंप्लीट करना है। आप लोग इंटर में हैं, कोशिश करिए कि जो सटीक ज्ञान है फिलहाल अभी उसी को दिमाग में रखना। चलिए अगला सवाल हमारा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता होगा, आप अगर हमें फॉलो करते हैं फेसबुक पर तो निश्चित रूप से विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम आपको एक पोस्टर रिलीज किए होंगे। तो कभी कभी फॉलो हमें भी क्या कीजिए, इसलिए कि कम से कम आप जो भोजपुरी वाले गायक को फॉलो करते हैं जो आपको तरह तरह का गालियाँ सिखाता है, बहुत सारी जो भाभी सब है जो अपने पति सब को मार उड़ करके रील्स बना रही है, उन सभी लोगों को आप फॉलो करते हैं। तो उससे अच्छा है कि पढ़े लिखे लोग को फॉलो कीजिए, शिक्षक को फॉलो कीजिए, जो आपको अच्छे अच्छे बात समझाता हो, ज्ञान देता हो, उसको फॉलो कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर फॉलो करते होंगे तो निश्चित रूप से हम प्रत्येक 5 जून को एक पोस्ट चढ़ाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। अब की बार मैंने आपको थोड़ा सा प्रवचन भी दिया है कि हमें सिर्फ पर्यावरण दिवस पर ज्ञान नहीं देना है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल हम लोग 5 जून को मनाते हैं और 6 जून को पेड़ पौधा काटना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो 5 जून को भी काटते हैं। तो याद रखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमें पर्यावरण के महत्व को समझना चाहिए, हमें पर्यावरण को बचाने का प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण अगर प्रदूषित होता है तो इससे मानव को भविष्य में क्या क्या नुकसान होगा, इन सभी चीज़ों को लोगों के बीच जागरूकता फैलाना चाहिए। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आप भी याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। जनरल क्वेश्चन में भी इंटर के बाद भी ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मापक सही है।
तो याद रखिए कि 20 से 30 डेसिबल तक ध्वनि है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। यानी सामान्यतः हमारा जो सुनने वाला ध्वनि है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 20 से 30 डेसिबल। तो 6 का ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर। अगला सवाल है कि प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा इसमें से किससे बनता है। प्रकाश रासायनिक जो धूमकोहरा है इसमें से किस में बनता है, ये सवाल हमारा है कि प्रकाश जो है किससे बनता है। तो याद रखिए जो ये प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा है, पहले इसको समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा है क्या। जैसे बड़े बड़े शहर जहाँ पर तेज रोशनी होता हो और गाड़ी वगैरह खूब चलता है, प्रदूषण काफ़ी अधिक हो, मतलब डीजल पेट्रोल किरोसिन तेल इस सब को काफ़ी अधिक जलाया जाता हो, तो वहाँ पर कभी कभी क्या होगा कि गर्मी के भी समय में आगे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा। वहाँ की जो विजिबिलिटी है, वहाँ के जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक देखने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। मतलब आप दिन में भी लगेगा कि फॉग छा गया, कोहरा छा गया, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो इस प्रकार की समस्या को हम लोग बोलते हैं प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा। यानी जब सूर्य की किरणें प्रदूषक जो वहाँ पर प्रदूषण है उस पर पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पर एक आर्टिफिशियल कोहरा बन जाता है, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल कोहरा बन जाता है। मानव के गतिविधियों के कारण वहाँ पर एक कोहरा बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें बच्चों याद रखिएगा ओजोन भी है, पेन भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यानी ये तीनों चीज़ मिल करके वहाँ पर ये बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा। बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा। तो याद रखिएगा ओजोन हो गया, पेन हो गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या है, एक प्रकार का प्रदूषक है। जब इस प्रदूषक पर सूर्य की तेज रोशनी पड़ती है तो कभी कभी वहाँ पर फॉगिंग जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा। तो 7 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई को नापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं ऑप्शन यहाँ पर जरूर गलत लिखा हुआ है, इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं डबसन इकाई। याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा सही कर देते हैं, ये गलत लिख दिया है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डबसन इकाई, याद रखिएगा इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डबसन इकाई। पहले इसको समझिएगा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ओजोन हमारे पृथ्वी पर एक लेयर है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। जैसे मान लीजिए यहीं पर आपको पृथ्वी है, बोर्ड पर दिख ही रहा है, देखिए इधर ध्यान से, ये पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी को मान लीजिए कि ये इसका वायुमंडल है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओजोन लेयर है। अब इस ओजोन लेयर की जो मोटाई है, इस मोटाई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आप याद रखिएगा, इसको मापने के लिए हम लोग डबसन इकाई को उपयोग में लाते हैं। इसको नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, तो डबसन इकाई को ही उपयोग में लाते हैं। तो हमारा 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक भी और सवाल आएगा कि सर हमारी पृथ्वी पर ये जो ओजोन की मोटाई कितना है, तो ये लगभग 300 डबसन है। याद रखिएगा यहाँ तो है नहीं, अगर आपको पूछ ले कि हमारे पृथ्वी पर ओजोन की मोटाई कितनी है, तो ओजोन की मोटाई कितनी है, 300 डबसन है। इसकी इकाई कितनी है, 300 डबसन है। चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। आप सबको पता है कि ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या हो गया, कि आपको पता है कि हमारे जो पृथ्वी है इस पर हीट को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि अगर हमारे पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो समझ जाइए कि हम लोग हिमयुग में चले जाते। अभी आपको लगता होगा कि हमारे पृथ्वी पर सर सूर्य की इतनी रोशनी आती, इतना गर्मी है, तो गर्मी इसलिए है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारी पूरी पृथ्वी जो है ना इतना अधिक ठंडा हो जाता कि हम लोग हिमयुग में चले जाते हैं और ठंड का यहाँ पर काफ़ी अधिक प्रकोप हो जाता। तो हमारे पृथ्वी की निचली सतह पर गर्मी को बनाए रखने के लिए, ऊष्मा को बनाए रखने के लिए जो
एक नेचुरल सिस्टम तैयार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन से गैस हैं तो मीथेन भी रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। इसमें जो सबसे अधिक अगर हम बात करें तो इसमें सबसे अधिक रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे अधिक रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि सबसे अधिक रहने से मतलब नहीं है, चूंकि यहाँ पर पूछ लिया कि कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन भी रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी। लेकिन अगर पूछेगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे अधिक किस गैस की भूमिका होती है, तो सबसे अधिक होती है किसकी भूमिका, कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमको समझ रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। जैसे बहुत सारे ठंडी इलाका हैं, अब वहाँ पर अगर गर्मी वाले पौधे को उगाना है, मतलब गर्म एरिया में उगने वाले अगर पौधे को उगाना है, तो उसके लिए एक नेचुरल तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट करवा करके वहाँ पर पौधे को हम लोग उगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फसल गर्मी में उपजने वाला, अब उसके लिए हीट चाहिए, अब ठंडी के समय में तो वो फसल उपजेगा नहीं, तो उसको ठंडी के समय में उपजाने के लिए क्या करना होगा, आपको एक आर्टिफिशियल खेत तैयार करना होगा, जिसके ऊपर प्लास्टिक, ग्रीन कलर का प्लास्टिक टांग देना, जिसके कारण उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। और जब सूर्य की किरणें इस ग्रीन प्लास्टिक पे पड़ेगा तो अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, समझे। तो इसको बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो किसान हैं, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग करके ठंडी के मौसम में भी गर्मी के समय में उपजने वाले फसल का उत्पादन वो लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन से गैस है, तो ये सब गैस हैं। और पूछेगा कि सबसे अधिक कौन गैस है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक कौन सा गैस है, तो सबसे अधिक है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है कि ग्रीन मफलर, याद रखिए मफलर, जब भी मफलर शब्द सुनते हैं तो केजरीवाल का याद आ जाता है। वैसे भी दिल्ली में ग्रीन मफलर ज़्यादा भी होता है, समझे, दे दें ना मफलर, समझते हैं ना, टांगने वाला। केजरीवाल गर्मी के भी समय में भी इसको कभी कभी यूज कर लेते हैं। करा ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो भी पीपीटी बनाए हैं उसको ध्यान रखना होगा कि ग्रीन मफलर एक प्रकार का प्रदूषक है। याद रखिए ग्रीन मफलर क्या है जी, एक प्रकार का प्रदूषक है। कैसा प्रदूषक है, तो ये वायु प्रदूषक भी है और ध्वनि प्रदूषक भी है। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे दिया, जबकि कोई एक ऑप्शन देना चाहिए। ग्रीन मफलर एक प्रकार का प्रदूषक है, कोई कैसा प्रदूषक, वायु प्रदूषक भी है और ध्वनि प्रदूषक भी है। अब इसके ये ग्रीन मफलर क्या है, एक प्रकार का इन दोनों को निपटने के लिए, यानी वायु प्रदूषण को भी कम करने के लिए और ध्वनि प्रदूषण को भी कम करने के लिए एक उपाय है। तो इसके लिए क्या उपाय है, जैसे आपको मान लो कि ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, ये सबसे अधिक कहाँ होगा, सड़क पर होगा। आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सड़क है, अब इस सड़क पर क्या करेगा, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रहा है, जब गाड़ी चलेगा तो उससे धुआं निकलेगा और धुआं निकलेगा तो उससे वायु प्रदूषण होगा, आपको पता ही है। अब दूसरी बात, गाड़ी चलेगा तो आवाज़ भी होगा, आवाज़ होने के बाद ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। तो यानी सबसे ज़्यादा ये जो ग्रीन मफलर है इसका उपयोग किया जाता है सड़कों के किनारे में। किस लिए, क्योंकि जब गाड़ी चलेगा तो उससे डीजल पेट्रोल जलेंगे और उससे धुआं निकलेगा, वायु प्रदूषण हो रहा है। दूसरी तरफ जब गाड़ी चलेगा तो उससे आवाज़ भी निकलेगा, आवाज़ निकलने के कारण ध्वनि प्रदूषण होगा। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए हम लोग ग्रीन मफलर का उपयोग करते हैं। ग्रीन मफलर में क्या है कि रोड के दोनों तरफ हम लोग विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगा देते हैं, यानी यहाँ भी ये पूरा। आप देखिएगा बड़ा बड़ा जो NH है, NH हमारे भी जिला में एक NH 31 है, तो आप देखिएगा कि लगभग NH 31 के दोनों किनारों पर वन विभाग के द्वारा स्पेशली यहाँ पर पेड़ पौधे लगवाए जाते हैं। अब यही जो पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए अगर 500 किलोमीटर लंबा NH है, तो 500 किलोमीटर उसके दोनों साइड में हम लोग पेड़ पौधे को लगा दें, तो पेड़ पौधा क्या करेगा, पहला ये नॉइज कैंसिलेशन का काम करता है। जब भी गाड़ियाँ चलती है तो पेड़ पौधा क्या करता है, इसके ध्वनि को सोख लेता है। और दूसरी तरफ कि गाड़ी से जो धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इन सभी चीज़ों को ये जो पेड़ पौधा है ये इसको कुछ हद तक इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है,
जिससे ध्वनि प्रदूषण से भी हम लोग बच सकते हैं, और इससे हम लोग किससे बच सकते हैं, तो वायु प्रदूषण से भी बच सकते हैं। तो याद रखिएगा कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों को रोकने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो उपाय है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन मफलर। अगर आप नहीं समझे होंगे तो फिर से वीडियो को पीछे करिए और हमने आपको जो बात समझाया उसको एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 11। सवाल है कि इसमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए किया गया। देखिए, हम सबको पता है कि दिन प्रतिदिन हमारा जो ओजोन लेयर है पृथ्वी का, जिसको हम लोग छतरी बोलते हैं, आपको पता होगा कि सूर्य की सीधी पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर ना आवे, इसके लिए पृथ्वी पर ओजोन लेयर का एक परत बना हुआ है, और जिसके कारण हम लोग ओजोन लेयर को पृथ्वी का छतरी कहते हैं। बहुत सारे मानवीय क्रियाकलाप के कारण कुछ दिनों से या कुछ वर्षों से कह सकते हैं कि इस ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है, इसमें छिद्र होता जा रहा है। तो इससे बचने के लिए, इससे नियंत्रित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया, एक मीटिंग की गई। इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यानी ओजोन लेयर छिद्र को रोकने के लिए हम लोग जो एक प्रोटोकॉल तैयार किए हैं, एक जो नियम कानून बना है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप स्पेलिंग सही कर लीजिए, हालांकि मटेरियल में ये सही लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 12 नंबर। सवाल क्या है कि एक प्रदूषक की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या क्या हो सकती है, यानी एक प्रदूषक का सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा परिभाषा क्या हो सकता है। इसका सबसे अच्छा परिभाषा हो सकता है कि वातावरण की समस्थिति को परिवर्तित कर देता है। जैसे कि हमारा वातावरण स्वस्थ है, स्वच्छ है, अच्छा है, लेकिन आप धीरे धीरे इस वातावरण को गंदा कर देते हैं और स्वच्छ बना देते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषक को घोल देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वातावरण के समस्थिति को परिवर्तित कर दिया, इसकी जो अच्छी स्थिति थी उसको आपने खराब स्थिति में पहुंचा दिया। तो पर्यावरण की ये सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम थोड़ा सा स्पीड धराते हैं, क्योंकि फिर 1 घंटा से भी ज़्यादा हो जाएगा। कह रहा कि निम्न में से किस प्रकार के जल प्रदूषण के सूचक के लिए ईस्चेरिशिया कोलाई को उपयोग में किया लाया जाता है। देखिए, ईस्चेरिशिया कोलाई एक जीवाणु का नाम है। क्या, किसका नाम है? जीवाणु का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है। तो इस बैक्टीरिया का उपयोग हम लोग किस प्रकार के जल प्रदूषण को स्वच्छ करने के लिए करते हैं, तो आपको बता दें कि जो हमारा मल मूत्र संबंधित पदार्थ निकलता है, जैसे कि आप अपने बाथरूम के पानी को, नाले के पानी को, लेटरिन रूम के पानी को बहा देते हैं, और अगर इसको शुद्ध करना है तो चूँकि इसमें क्या, लेटरिन रूम का पानी हो गया, नाली का पानी हो गया, या आपके बाथरूम का पानी हो गया, इसमें सबसे अधिक क्या रहेगा, तो इसमें सबसे अधिक बैक्टीरिया ही रहता है, हानिकारक बैक्टीरिया रहता है। तो इस बैक्टीरिया को ख़त्म करना है और पानी को स्वच्छ बनाने के लिए जिस बैक्टीरिया को उपयोग में लाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ईस्चेरिशिया कोलाई। याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में हम लोग ई कोली के भी नाम से जानते हैं। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि आपके जितने भी बहित नल जल हैं, बहित मलमूत्र वाला जितना भी नाली है, नाली के पानी को अगर आप शुद्ध करना चाहते हैं तो इसको आपको, इसको शुद्धिकरण के लिए आपको मैंने थ्योरी में बताया था कि इसको क्या करना, कि बैक्टीरिया के साथ इसको एक बार मिलाया जाता है। इसमें कौन सा बैक्टीरिया मिलाया जाता है, तो ईस्चेरिशिया कोलाई नामक बैक्टीरिया को मिलाया जाता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है कि जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं, जो नाली में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, उसको धीरे धीरे नष्ट कर देता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर का आता है कि सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर बहुत सारा युग्म दिया गया है, इसमें से आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा सही है। जैसे आपको अभी तुरंत बताए थे कि मॉन्ट्रियल, देखिए यहाँ पर स्पेलिंग ये लोग बहुत गलती लिखता है। मॉन्ट्रियल, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मॉन्ट्रियल। याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया गया। अभी तुरंत हम लोग आपको बताए थे, इसे 2-3 ऑब्जेक्टिव पहले हम आपको बताए थे
कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है बच्चों, ये बनाया गया था किसके लिए? ओजोन परत को क्षय होने से बचाने के लिए। तो यहाँ क्या लिख है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ही नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है कि रमसर सभाम, ये भौमिक जल प्रदूषक है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी हमारा क्या है? बिल्कुल गलत। इसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल, ये बनाया गया था जलवायु परिवर्तन के लिए, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो गया। आप सबको पता है कि हमारे पृथ्वी का जो वातावरण है, हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, हमारे पृथ्वी का जो प्रदूषण स्तर है, वो दिन प्रतिदिन इतना अधिक बढ़ रहा है जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। पिछले 100 वर्षों में आप याद रखिएगा, हम लोग जब 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में प्रवेश किए होंगे, तो पिछले 100 वर्षों में हमारे पृथ्वी का जो तापमान है ना, वो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। आप ज़रा सोच सकते हैं। आपको लगता होगा सर 4 डिग्री बढ़िए गया तो क्या हो गया, हम लोग एसी घर में लगा लेंगे, पंखा लगा लेंगे, इन्वर्टर लगा लेंगे। तो ठीक है, आप मानव हैं, आप लोग कृत्रिम संसाधन जुटा लिए हैं, एसी ले आए हैं, पंखा ले आए हैं, इन्वर्टर ले आए हैं, अच्छी बिजली की व्यवस्था कर लिए हैं, छत के ऊपर में सौर ऊर्जा लगा लिए, आप बच जाइएगा टेम्परेचर अगर अधिक हो गया। लेकिन अगर ग्लेशियर पिघल करके लगातार बाढ़ आवे, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाए और जंगल में जितने भी जीव रहते उसका नुकसान हो जाए, पेड़ पौधे नष्ट होने लगे, तो उसका तो घूम फिर करके सीधा असर हमारे भी जीवन पे पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, हमारे पृथ्वी पर जो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम लोगों में एक एग्रीमेंट बना है। सभी देशों को एक डेडलाइन दी गई है कि अपने अपने देश में बहुत सारे जो पर्यावरणीय इशूज हैं, जो हमारा इन्वायरमेंटल इशूज है, इसको कम कीजिए। और हमारा जो एटमॉस्फेयर दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, इसको हमको रोकना है। इसके लिए सभी सरकार को डेडलाइन दिए गए हैं। इसको हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें सही जो युग्म है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जलवायु परिवर्तन के लिए। याद रखिएगा, ये बनाया गया है जलवायु परिवर्तन के लिए। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि 14-15 को क्वेश्चन में सर थक जाते हैं, तो ध्यान रख लीजिए, हम 6 जो क्लास है ना ऑफलाइन लेकर के आते हैं। 10th को पढ़ाते हैं, 11th को पढ़ाते हैं और 12th को पढ़ाते हैं, और इसके कई बैच हैं। और सभी बैच को हम लोग पहले ऑफलाइन पढ़ाते हैं और तब जा कर के, चूँकि टेस्ट है, आज चूँकि 11th का भी हमने ऑनलाइन क्लास दिया, और अभी तो नियम के अनुसार 11th का ही ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लेकिन आपका टेस्ट है संडे को, इसको ध्यान में रख करके आपके लिए वीडियो लेकर का है। और चूँकि 75 वीडियो है, 75 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो कम से कम एक एक ऑब्जेक्टिव में 35 या 40 सवाल तो होना ही है। और थोड़ा सा डिटेल जब नहीं समझाएंगे तो फिर आपका मन में क्या, आपको लगेगा कि सीधा हम आंसर पढ़ रहे हैं। तो जो भी सवाल का क्या आंसर है उसको थोड़ा सा डिटेल से भी जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इससे थ्योरी में भी आपको आसानी बुझाए। चलिए, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? अबड़ी बार लिख दिया गलत है, देखो अब क्या लिख दिया, गलत है। अब गलत वाला में बड़ा दिक्कत होता है, तो गलत इसमें से कौन सा है उसको आपको ढूंढिए। देखिए यहाँ गलती पकड़ा गया, सौर ऊर्जा से कभी ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता है। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा से कभी भी ग्रीन हाउस प्रभाव में भूमिका नहीं होती, क्योंकि ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, इन सभी गैस की आवश्यकता पड़ती है। तो कभी भी सौर ऊर्जा का उपयोग जो है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट में नहीं किया जाता, ये बिल्कुल गलत है। तो चलिए सीधा सा आंसर इसका मिल गया 15 का, ऑप्शन नंबर डी। 16वां नंबर सवाल है कि औद्योगिक तथा नगरीय अवशिष्ट, चलिए, औद्योगिक तथा नगरीय अवशिष्ट जल को प्राकृतिक सतही जल में छोड़ने के विषय में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, बीओडी के द्वारा कितनी प्रस्तावित की गई है? मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ क्वेश्चन का कि अगर कोई फैक्ट्री खोल कर रखा है, तो फैक्ट्री में कितना, फैक्ट्री को ये सरकार के द्वारा आदेश दिया गया कि वो जो
केमिकल्स है, पानी में मिला हुआ जो केमिकल्स है उसको कितना पानी में बहा सकता है, इसके लिए उसको एक डेडलाइन दिया गया, उसको एक समय सीमा दिया गया। तो ये कितना है, ये 30 ppm है। ये कितना है जी, ये 30 ppm। ये कितना है, 30 ppm। क्लास के बाद कल मिल लीजिएगा, अभी क्लास के बाद ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कल मिल लीजिएगा कल। हाँ, तो ये कितना है, ये है 30 ppm। ये कितना है जी, ये है 30 ppm। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन में था 3 सॉरी 0 या कुछ भी है, याद रखिएगा होता 30 ppm, यानी 30 ppm तक प्रदूषक को आप पानी में बहा सकते हैं, समझे, यानी उसको पानी में डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि खगड़िया में ही कोई फैक्ट्री खोल लिया, अब फैक्ट्री में तो कचरा निकलेगा, अब बगल में गंडक नदी है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक नाला बना करके गंडक नदी में आप सब कचरा को डाल दीजिए। तो केंद्रीय प्रदूषक बोर्ड के द्वारा प्रत्येक फैक्ट्री को एक डेडलाइन दिया गया है कि आप 30 ppm से अधिक का जो कचरा है, आपका जो केमिकल युक्त कचरा है, इसको आप पानी में नहीं डाल सकते, इतना ही आप पानी में डाल सकते हैं। देखिए ऑनलाइन क्लास के भी दौरान जो है ना, ऑफिस में से यहाँ भेज देता है। बताइए कितने होशियार हमारे सब स्टाफ सब हैं। यानी अब हमारा क्लास चल रहा है और कोई व्यक्ति अगर मिलने आता है तो सीधे सर क्लास ले रहे हैं। यार क्लास ले रहे हैं तो बताओगे ना कि क्लास के बाद मिलिए, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है ना चल रहा कि बीच में जा कर के 2 मिनट आपसे बात कर लेंगे फिर आएंगे तो इधर पढ़ाना शुरू करेंगे। कम से कम जो भी स्टाफ हैं उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए 17वां नंबर सवाल है कि ब्लू बेबी, ब्लू बेबी, ब्लू मतलब होता है नीला, बेबी मतलब होता है शिशु, सिंड्रोम, सिंड्रोम्स यानी संलक्षण किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर है मीथोग्लोबिनिया की वजह से होता है। मीथोग्लोबिनिया क्या है, मीथोग्लोबिनिया एक प्रकार का जल में पाए जाने वाला प्रदूषक है। अगर कोई बच्चा गंदा पानी पीता है तो उस स्थिति में उसके शरीर का रंग जो है वो नीला पड़ जाता है, और इस समस्या को हम लोग बोलते हैं ब्लू बेबी। क्या क्या बोलते हैं इसको, ब्लू बेबी। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18वां नंबर सवाल है मटीरियल प्रोटोकॉल। क्या लिखा हुआ है, मटीरियल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा सवाल है मटीरियल प्रोटोकॉल, जिसमें ओजोन परत को मानव क्रियाकलाप से सुरक्षित बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। ये किस वर्ष में पारित हुआ है, ये वही है ओजोन परत को सुरक्षित करने के लिए जो प्रोटोकॉल बनाए गए थे, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। सब जगह स्पेलिंग ये लोग गलत लिखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है इसको कब बनाया गया था, याद रखिएगा इसको बनाया गया है 1987 ईस्वी में। इसको कब बनाया गया जी, 1987 ईस्वी में बनाया गया, समझे। यानी ओजोन लेयर को सुरक्षित करने के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया, क्या बनाया गया, 1987 ईस्वी में बनाया गया। इसी साल हमारे बिहार में सबसे भीषण बाढ़ आया था, हम लोग बाढ़ से जूझ रहे थे, उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोटोकॉल तैयार हो रहा था ओजोन लेयर को बचाने के लिए। तो ये ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं कि 1987 ईस्वी में ये प्रोटोकॉल बनाया गया था। कोयला ईंधन वाले एक बिजली संयंत्र में, देखिए कोयला कैसे लिखती है, ये मोनी का कारनामा है, कोयला कोथला लिख देते हैं, यहाँ पर क्या होगा कोयला, याद रखिएगा क्या होगा कोयला। चलिए कोयला ईंधन वाले एक बिजली संयंत्र में विद्युत स्थितिकी प्रेसपिटर्स किसके निष्कासन के लिए लगाया जाता है। तो याद रखिएगा आपको पता है कि जैसे कोयला से कुछ फैक्ट्री वगैरह चल रहा है, या कोई पहले क्या था कि रेलगाड़ियाँ भी चलता था कोयला से, तो इससे बचने के लिए, मतलब इससे जो प्रदूषक निकल रहा है, तो इस प्रदूषक से में से एक मोटा कण निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसपीएम, याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं एसपीएम। तो एसपीएम से बचने के लिए वहाँ पर एक मशीन लगाया जाता है, एक फिल्टर्स लगाया जाता है, उस फिल्टर्स का नाम क्या है, विद्युत स्थैतिक प्रेसपिटर्स। और ये विद्युत स्थैतिक प्रेसपिटर्स जो है ये किसके लिए लगाया जाता है, तो ये एसपीएम के निष्कासन के लिए लगाया जाता है, याद रखिएगा ये एसपीएम के निष्कासन के लिए बच्चों लगाया जाता है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था। आप सबको पता होगा
कि चिपको आंदोलन चलाया गया था वन को बचाने के लिए। किसको बनाने के लिए? वन को बचाने के लिए। आप सबको पता था कि 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में एक महिला थी जिन्होंने अपने आसपास में जो वृक्ष कट रहा था उस वृक्ष को बचाने के लिए एक वहाँ का जो ठेकेदार था उसका विरोध किए, और जब ठेकेदार वृक्ष को काटने से पीछे नहीं हट रहा था तो महिला वृक्ष को बचाने के लिए क्या की? वृक्ष से ही चिपक गई। और ठेकेदार इतने निर्दयी थे कि उन्होंने महिला समेत वृक्ष को कटवा दिया। और जब ये मामला प्रकाश में आया तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया। और जब इसकी सूचना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची तो सरकार का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ, और सरकार को भी लगा कि नहीं, वास्तव में वन को बचाया जाना चाहिए, महिला का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, जिसके कारण चिपको आंदोलन चलाया गया। तो ये चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वन को सुरक्षा देना, यानी जंगलों को बचाना। समझे? जंगलों को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया, जिसको हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। चलिए अगला सवाल है कि डीडीटी अवशिष्ट भोजन श्रृंखला द्वारा शीघ्रता से गुजरकर जैव आवर्धन उत्पन्न करते हैं, क्योंकि डीडी क्या है? ये हल्का विषाक्त पदार्थ है। याद रखिए डीडीटी क्या है? हल्का विषाक्त पदार्थ है। डीडीटी आप समझते होंगे कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। देखिए डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के आसपास में गंदगियाँ फैल जाती है, 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई बड़े बड़े नेता आते हैं तो रोड के दोनों तरफ देखते होंगे नगर परिषद वाले या फिर आपके ग्राम पंचायत के द्वारा या नगर निगम के द्वारा रोड के दोनों तरफ बैक्टीरिया को मारने के लिए डीडीटी पाउडर का छिड़काव कर दिया जाता है, स्वच्छता बनाए रखने के लिए। लेकिन आपको पता होगा कि ये जो डीडीटी है ये क्या होता है? ये भी अजैव निम्नीकरण प्रदूषक की श्रेणी में आता है। ये भी हजारों मतलब कम से कम जो है ना बहुत साल तक ये प्रकृति में ज्यों का त्यों बना रह सकता है और ये नष्ट नहीं होता है। अगर मान लो कि बारिश हुआ तो हमारे रोड का डीडीटी धुल करके जलाशय में चला गया। जलाशय में जाने के बाद वो क्या होता है कि उसको क्या हो गया, छोटा छोटा पबलक सोख लिया, पबलक को छोटी मछलियाँ खा गया, छोटी मछली को बड़ी मछलियाँ खा लिया, और बड़ी मछलियों को पक्षियाँ खा गए या मनुष्य खा गया। तो धीरे धीरे मनुष्य के भी बॉडी में ये जहर आ जाता है। तो ये डीडीटी क्या है? हल्का विषाक्त है, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं मानव जीवन पर भी पड़ता है। याद रखिएगा 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? आपको पता है ना अम्लीय वर्षा में क्या होता है? H2O प्लस SO4, ये दोनों मिल करके बना लेता है H2SO4, ये ना बना लेता है जी। यानी एक प्रकार का ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 क्या है? एक प्रकार का सल्फ्यूरिक अम्ल है, और इस अम्ल का मतलब एसिड। तो इसका पीएच मान हो जाएगा 5। याद रखिएगा इसका जो पीएच मान है वो कितना है? 5 है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है बच्चों वो होता है कितना? 5। कहता है निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? तो देखिए जैव आवर्धीकरण का जो कारक है वो पारा को भी माना जाता है और डीडीटी को भी माना जाता है। हालांकि आपके ऑप्शन में इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी डीडीटी दिया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैव आवर्धीकरण के कारण पारा भी है और डीडीटी भी है, ये दोनों है। और ये दोनों क्या है? हल्का विषाक्त पदार्थ है जो कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंच करके मानव को भी प्रभावित करता है। आपको इससे पूर्व वाला ऑब्जेक्टिव डिस्कशन में भी मैंने बताया कि जैसे डीडीटी है ये वर्षा में बह करके जलाशय में चला गया, पबलक इसको सोख लिया, पबलक से छोटी मछलियों में चला गया, छोटी मछलियों से बड़ी मछलियों में चला गया, बड़ी मछली को जब मानव खाया तो मानव के बॉडी में भी पारा और डीडीटी दोनों आ सकता है, और ये हल्का विषाक्त होने के कारण ये मानव को प्रभावित कर सकता है। तो पारा और डीडीटी दोनों क्या है? जैव आवर्धीकरण है। याद रखिएगा पारा और डीडीटी दोनों क्या है? जैव आवर्धीकरण है। तो 23 का आंसर आप ए और बी दोनों मान के चल सकते हैं।
सवाल है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता। जो प्रकाश रासायनिक धुंध है उसमें निम्नलिखित में से जो है क्या नहीं पाया जा सकता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। यानी जो हमारा प्रकाश रासायनिक धुंध है, आपको पता होगा कि जब जहाँ पर बहुत सारे प्रदूषण हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ चलते हैं, तो वहाँ पर एक धुंध उत्पन्न होता है जिसको हम लोग प्रकाश रासायनिक धुंध कहते हैं। इसमें पेन होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। इसमें क्या नहीं होगा, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता। चलिए 25 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है। आपको पता है कि ओजोन लेयर में क्षय करने वाला जो रासायनिक पदार्थ है उसका नाम क्या है। तो आप सबको हम थ्योरी में बताए थे, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CFC। आप सबको पता है कि हम लोग AC यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, या फिर शरीर में मारने वाला जो सेंट होता है ड्यू, इसका उपयोग करते हैं। और ये सभी चीज़ें क्या करता है कि जब हमारे ओजोन लेयर पे पहुंचता है तो ये ओजोन लेयर को छिद्र कर देता है। तो याद रखिएगा, ओजोन परत पर को छिद्र करने वाला जो गैस है उस गैस का नाम होता है CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। समझे ना। तो आप लोगों को क्या करना है, AC कम चलाना है, रेफ्रिजरेटर कम चलाना है, या फिर जो फॉग मार करके चलते हैं ना, उन सभी चीज़ों के उपयोग से बचना है। समझे ना। तो चलिए ये हमारा 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। फिर से वही सवाल आ गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम्स क्या होता है। आप सबको पता है कि मेटा हीमोग्लोबिन से जो है मेटा हीमोग्लोबिन यानी गंदे पानी पीने से हमारे बॉडी के अंदर एक समस्या उत्पन्न होती है मेटा हीमोग्लोबिन, और इसी से बच्चों में क्या उत्पन्न होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी बच्चों की त्वचा का रंग जो है वो पड़ जाता है नीला। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए फिर से हम इस पर विशेष डिस्कशन नहीं करेंगे। 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। फिर से ये भी सवाल रिपीट हुआ कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसके लिए बनाया गया। अभी तुरंत हमने बताया था किसके लिए बनाया गया जी, जंगलों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। क्या कब से ये आंदोलन हुआ, 1974 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में हुआ। किस कारण से हुआ, एक महिला वृक्ष को बचाने के लिए वृक्ष से चिपक गई थी और ठेकेदार क्या किया था, महिला समेत वृक्ष को कटवा दिया था, और इसके बाद ये आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अम्लीय वर्षा में SO2 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना भाग होता है। तो याद रखिएगा इसका 70% भाग होता है। याद रखिएगा कि जो अम्लीय वर्षा होता है उसमें SO2 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल कितना प्रतिशत होता है, तो ये 70% होता है, जो कि एक एसिड है। समझे ना। इसका प्रतिशत कितना होता है जी, 70% होता है। अगला सवाल है कि फ्लोराइड की सांद्रता, ये फ्लोराइड की सांद्रता बढ़ने से वायुमंडल में बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर फ्लोराइड की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ती है तो इससे फ्लोरोसिस क्लोरोसिस और नेक्रोसिस ये तीनों प्रक्रिया हो सकती है। इसका मतलब हो गया कि इसका ऑप्शन नंबर D जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला सवाल है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार का प्रदूषक है। तो याद रखिएगा ये द्वितीय प्रदूषक है बच्चों। याद रखिएगा पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट एक प्रकार का क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है। ये क्या है, एक प्रकार का द्वितीयक प्रदूषक है। चलिए अगला सवाल है कि आगरा जो विश्व प्रसिद्ध धरोहर है ताजमहल है, मेरे पीछे आप ये बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये आगरा ताजमहल है। ये दिन प्रतिदिन पीला पड़ता जा रहा है और सरकार को इसके मेंटेनेंस में, इसके साफ सफाई में करोड़ों रुपये खर्च करना पड़ रहा है। तो किसकी वजह से, तो याद रखिएगा ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है SO2 की वजह से। याद रखिएगा हमारा जो ताजमहल है इसका कलर जो है डिस्कलर हो रहा है, इस पर पीलापन पड़ रहा है, किसकी वजह से, तो SO2 की वजह से। याद रखिएगा ये शाहजहां जो है इसको बनाया था, ये हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का
एक स्मारक है जिसको हम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। हम लोग भी यहाँ पर गए हैं। हालांकि इसको दुनिया का सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते, जो 7 अजूबा है उसमें इसको लिया गया है। और ये एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर है, समझे। और अगर देखा जाए तो एक प्रकार का मकबरा है, यानी शाहजहां अपनी पत्नी को इसी स्थान पर दफनाए थे। और इसी मकबरा के ऊपर में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया गया, एक सुप्रसिद्ध इमारतें बना दी गई जिसको हम लोग बोलते हैं ताजमहल। ये बना है संगमरमर से। आप संगमरमर समझते हैं ना, पत्थर है जिसको कि राजस्थान से स्पेशली एक पहाड़ को कटवा करके मंगाया गया था। और 14 वर्ष तक कंटिन्यू इस पे काम हुआ था, तब जाकर के ये महल बना हुआ। और बहुत से हजारों कारीगर इसमें भाग लिए थे, तब जाकर ये विश्व प्रसिद्ध धरोहर में से एक है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ क्या है, अम्लीय वर्षा हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा पानी में काफ़ी अधिक हो रही है। सल्फर डाइऑक्साइड वाला बारिश अगर इस ताजमहल पे पड़ रहा है तो ताजमहल जो देखने में उजला आपको दिख रहा होगा, इसका कलर धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। और सरकार को इसके पीलापन को हटाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो ये पीला किसके वजह से पड़ रहा है, तो SO2 की वजह से पड़ रहा है। किसकी वजह से पड़ रहा है, तो SO2 की वजह से पड़ रहा है। आप लोग भी जाइए ताजमहल घूमिए। फिलहाल अभी 40 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। कहता है इसमें से किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर तक पहुंच जाती है। तो आपको पता है कि इसमें से किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर तक पहुंच जाती है। ये होता है जैव आवर्धन। याद रखिएगा, किसके द्वारा, जैव आवर्धन द्वारा। जैव आवर्धन में क्या हुआ कि DDT आसपास के क्षेत्रों में आपने फैला दिया। ये DDT वर्षा के पानी में धुल करके जलाशय में चले गए, और जलाशय में इसको पबलक ग्रहण कर लिया। पबलक से ये मछलियों के पेट में आया, मछली से ये मानव के पेट में आया। और हल्का विषाक्त होने के कारण एक पोषी स्तर से ये दूसरे पोषी स्तर में पहुंच गया, और वहाँ पर जाकर के ये नुकसान पहुंचाया। और इसमें इसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जैव आवर्धन। ये कहलाता है हमारा जैव आवर्धन। 33 नंबर सवाल है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था। आपको पता होगा कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की ये बातें, फिर से हम लिख दे रहे हैं, ये घटना है 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी की। हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। भोपाल में एक फैक्ट्री था, और उस फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के वहाँ पर केमिकल्स तैयार किए जाते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए खेत में जो आप स्प्रे करते हैं, तो वो एक केमिकल फैक्ट्री थी। और इस केमिकल फैक्ट्री में क्या जो संयंत्र होता है, संयंत्र का मतलब क्या, वहाँ पर करोड़ों टन एक भंडारण करके जो है ना केमिकल्स को रखा जाता। और एक केमिकल रखा गया था, कौन सा, मिथाइल आइसोसाइनेट। एक प्रकार का गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको इस संयंत्र में रखा गया था। किसको, मिथाइल आइसोसाइनेट को। और किसी कारणवश ये जो संयंत्र है, ये जो एक प्रकार का, इसको आप स्टोरेज बोल सकते हो, गोदाम बोल सकते हो, इसमें लीकेज हो गया। आप समझिए कि जब लीकेज होगा तो चूंकि ये गैस है, तो ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट है क्या है, गैस है। और इससे ये बाहर आना शुरू हो गया, और बाहर आकर के हवा में फैल करके पूरे भोपाल शहर में फैल गया। 2 से 3 यानी 2 दिसंबर की रात को यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव शुरू हुआ। और 3 दिसंबर होते होते लगभग हजारों लोग, जो भी इसको सांस के माध्यम से अपने बॉडी के अंदर लिया, उसकी वहाँ पर तत्काल मृत्यु हो गई। लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, और वर्षों तक, कई जनरेशन तक इसका प्रभाव जो है भोपाल के लोगों में देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि ये खतरनाक त्रासदी थी। और ये मानव के द्वारा, जो एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा होता है ना, तो ये मानव जनित एक ऐसी आपदा थी जो कि पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था। और इसको हम लोग भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का इसमें रिसाव हुआ था। अगला सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष मनाया जाता है, या किस वर्ष ये प्रभाव में आया। तो याद रखिए ये प्रभाव में आया है 1992 ईस्वी में। ऑप्शन ही नहीं है, चलिए लिख लीजिए, 1992 ईस्वी में ये प्रभाव में आया था।
यानी आपको जो थ्योरी लिखा होंगे उसके सबसे लास्ट में हम आपको बताए थे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 1992 ईस्वी में ये लागू किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए उत्तरदायी है? आप सबको पता है कि ओजोन लेयर को छिद्र करने में उत्तरदायी है। अगर हम लोग अपनी पृथ्वी पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से याद रखिए कि हमारा जो ओजोन लेयर है उसमें छिद्र होगा, और जब ओजोन लेयर में छिद्र होगा तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं जो कि ओजोन लेयर जिसको फिल्ट्रेट करके हमारे पृथ्वी पर भेजती है वो सीधे हमारे पृथ्वी पर आएगी, और जब ये हमारी पृथ्वी पर आएगी तो निश्चित रूप से इससे हमारे त्वचा पे जब ये पराबैंगनी किरणें पड़ेगी तो त्वचा कैंसर जैसे भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, और इससे पेड़ पौधे को भी काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। तो याद रखिएगा ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसको हम लोग शॉर्टकट में CFC के नाम से जानते हैं, ये हमारे ओजोन लेयर को क्या करता है, छिद्र कर रहा है। चलिए अगला सवाल है फ्लोराइड प्रभक्षण मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? तो ये हमारे दांतों को प्रभावित करता है। याद रखिएगा ये जो फ्लोराइड प्रदूषक है ये हमारे दांतों को प्रदूषित करता है, यानी हमारे दांत को ये नुकसान पहुंचाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड प्रभक्षण। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि जलाशय में पोषक की अधिकतम उत्पन्न हो जाने से क्या हो सकता है? जैसे मान लो कोई जलाशय है और उस जलाशय में पोषक की अधिकता हो जाने के कारण मान लो कि उसके ऊपर शैवाल काफ़ी अधिक जम गया तो क्या होगा, इससे सुपोषण हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, सुपोषण हो जाएगा, यानी जल में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इससे जलीय जीवों पर काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला सवाल है कि वहित मलजल के शुद्धिकरण के लिए किसको उपयोग में लाया जाता है? पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके नाली का जो गंदा पानी है इसको आपको शुद्ध अगर करना है तो एक बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम होता है ईस्चेरिशिया कोलाई, यानी इसको हम शॉर्टकट में ई कोली के भी नाम से जानते हैं। एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया। तो यानी आप अपने वहित नल जल का जो पानी है उसको चल रहा है ना, उसको क्या करना है, उसको हमको अगर शुद्ध करना है तो उसके लिए एक बैक्टीरिया को उपयोग में लाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है ईस्चेरिशिया कोलाई। इसका नाम क्या होता है बच्चों, ईस्चेरिशिया कोलाई होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित गैस को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो CFC है ये भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है, CH4 भी ग्रीन हाउस गैस है, NO2 भी ग्रीन हाउस गैस है और CO2 भी है। यानी आपका ऑप्शन नंबर A ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर A में जितने भी गैस का नाम लिखा गया ये सब के सब ग्रीन हाउस गैस हैं। ये हमारे वायुमंडल में, याद रखिएगा ये हमारे वायुमंडल में हीट को बढ़ाता है। एक बार देख लीजिए तो ऑफिस में कौन है, ये हमारे वायुमंडल में क्या करता है, हीट को बढ़ाता है, और हीट को बढ़ाने के वजह से हमारा जो पृथ्वी का जो सतह है यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। कहता है ओजोन क्षतिकारी पदार्थ के उत्पादन में कमी लाने हेतु विशिष्ट नियंत्रण प्रावधि पर वैश्विक सहमति पत्र को अपनाया गया था, और इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल लाया गया? तो ये आपका क्वेश्चन 3 बार हो गया कि हम लोग ओजोन को क्षय होने से बचाने के लिए जो प्रोटोकॉल लाए हैं उस प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यानी 40 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके इसके अनुसार ऑप्शन नंबर D, लेकिन मटेरियल में है ऑप्शन नंबर B, तो इसीलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज है। याद रखिएगा इसको, ये ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल में इसका ऑप्शन इधर उधर हो सकता है। मैं आपको बार बार आपको बताता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ क्या इसका सही आंसर है उस पर ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ कि ओजोन लेयर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस चैप्टर में कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने आपका 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, यानी इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के हम कल आएंगे जिसमें 41 से लेकर के 75 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव मैं आपसे डिस्कशन कराऊंगा। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी मित्र जो कि 12th में पढ़ते हैं या फिर बायोलॉजी से
किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को उस पर फॉरवर्ड कर दें, उसको शेयर कर दें, ताकि ये जानकारियाँ इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ वहाँ तक पहुँच जाए। हम फिर से आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।